ब्रिटिश अधिकारियों ने हिंसा को नियंत्रित करने में खुद को शक्तिहीन पाया, जिसके परिणामस्वरूप सुबह तक लगभग 50 यूरोपीय पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की दुखद मौत हो गई। मिस्टर और मिसेस ग्रीथेड को बचाने के लिए गफ सिविल लाइन्स पहुंचे। हालांकि आगमन पर ग्रीथेड्स के सेवकों ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे कुछ समय पहले चले गए थे और सुरक्षित थे। ग्रीथेड्स अपने घर की छत पर छिप गए थे। वफादार सेवकों ने उन्हें कुछ न होने देने का वादा किया था। गफ के जाने के बाद एक भीड़ ग्रीथेड्स के घर पर पहुंची और कमिश्नर को सौंपने की मांग करने लगी। एक पेंशनभोगी ने दावा किया कि उसने भीड़ से जमकर लड़ाई की, लेकिन अंततः नौकरों पर काबू पा लिया गया और भीड़ घर में घुस गई, लूटपाट की, तोड़फोड़ की और जो कुछ वे नहीं ले सके उसमें आग लगा दी। ग्रीथेड्स को बचाने के लिए एक नौकर ने उन्हें भीड़ के नेताओं के सामने धोखा दिया और उन्हें झूठे बहाने से दूर ले गया कि जोड़ा घास के ढेर के पास छिपा हुआ था। एक बार जब भीड़ चली गई, ग्रीथेड्स के घर से निकलने के बाद गफ तोप खाने की लाइनों पर पहुंचे, जहां वफादार देशी अधिकारी और 2 सोवार जो उनके साथ थे ने अलग होने से पहले उन्हें सलामी दी। तीसरी लाइट कैवेलरी के कैप्टन क्रेगी और लेफ्टिनेंट मैकेंजी कुछ समय के लिए अपने ही लोगों द्वारा संरक्षित थे। मैकेंजी अराजकता से सतर्क होकर जल्दी से तैयार हुई और अंग्रेजी क्वार्टर मास्टर सार्जेंट से मिलने पर उसे आने वाले खतरे के बारे में पता चला। अराजकता का सामना करते हुए लेफ्टिनेंट मैकेंजी ने सुरक्षा के लिए एक साथ रहने का सुझाव दिया, यह विश्वास करते हुए कि 2 एक से बेहतर हैं। हालांकि अंग्रेज क्वार्टर मास्टर सार्जेंट असहमत हो गया और परिसर में भाग गया। बदमाशों की भीड़ और मैकेंजी के चौकीदार गार्ड ने उसका पीछा किया और उस पर भाले से हमला किया। सार्जेंट ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी और बगीचे की दीवार फांदकर पास के एक बंगले में घुस गया। अपनी रेजिमेंट के 2 अन्य अधिकारियों के साथ उभरते हुए वे घोड़ों पर सवार हुए, लेकिन शुरू में विद्रोहियों के एक बड़े समूह ने उन्हें भागने से रोक दिया। अधिकारियों और हवलदार ने एक निचली जाति के सफाई कर्मचारी नौकर की मदद से परिसर की दीवार से निकलने का एक खुफिया रास्ता पाया और भागने के लिए सरपट दौड़ पड़े। दुख की बात है कि सफाई कर्मी को उन्होंने पीछे छोड़ दिया और क्रोधित सिपाहियों ने उसे मार डाला। सिपाहियों के हमले से घिरे मैकेंजी को कैप्टन क्रेगी ने बचाया था, जिन्हें सिपाहियों के बीच बहुत प्रभाव रखने वाले एक उत्कृष्ट भाषाविद के रूप में वर्णित किया गया था। कैद किए गए सिपाहियों की रिहाई को रोकने के लिए क्रेगी ने लगभग 50 सिपाहियों को अपने, मैकेंजी और लेफ्टिनेंट मेलविले क्लार्क के साथ न्यू गॉल तक जाने के लिए राजी किया। जैसे ही मैकेंजी, क्रेगी और मेलविले क्लार्क जेल की ओर बढ़े, उत्साहित मूल निवासी सड़कों पर भर गए। गोधूली बेला में ब्रिटिश अधिकारियों को पहचानने में असमर्थ मूल निवासियों ने, यह सोचकर कि पार्टी विद्रोहियों का एक समूह है, अपनी सहमति व्यक्त की। जेल के पास पहुंचकर अधिकारियों ने अपनी गति बढ़ा दी और सरपट दौड़ने लगे। हालांकि टेलीग्राफ लाइनें कट गईं और झूलते तार से अनजान मैकेंजी की छाती में चोट लग गई और वह धूल में गिर गया। सौभाग्य से वह घायल नहीं हुआ और जल्दी ही स्वस्थ हो गया। जेल के पास पहुंचकर अधिकारियों ने अपनी गति बढ़ा दी और सरपट दौड़ने लगे। हालांकि टेलीग्राफ लाइनें कट गईं और झूलते तार से अनजान मैकेंजी की छाती में चोट लग गई और वह धूल में गिर गया। सौभाग्य से वह घायल नहीं हुआ और जल्दी ही स्वस्थ हो गया। जेल पहुंचने पर उन्हें पता चला कि बहुत देर हो चुकी है। कैदी पहले से ही बाहर आ रहे थे। लोहारों ने उनकी बेड़ियां हटा दी थीं। देशी पैदल सेना जेल गार्ड ने अधिकारियों पर गोलीबारी की, जिससे उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। जेल से भागने को रोकने में असमर्थ अधिकारी वापस छावनियों की ओर चले गए और देखा कि पूरा क्षेत्र आग की लपटों से घिरा हुआ था। मैकेंजी बंदूकें लोड करने से पहले अपनी बहन और श्रीमती क्रेगी को दरवाजे पर लाया।
उसने अपने साथ पीछे आए सिपाहियों को बुलाकर महिलाओं की रक्षा करने का आदेश दिया। सिपाहियों ने पागलों की तरह खुद को अपने घोड़ों से गिरा दिया, महिलाओं के सामने झुक गए और अश्रुपूर्ण तरीके से अपने स्वयं के साथ अपने जीवन की रक्षा करने की कसम खाई। सैनिकों की वास्तविक भावनात्मक प्रतिक्रिया से आश्वस्त होकर मैकेंजी ने बंदूकें लोड कीं। उन्होंने एक बंदूक दीवार पर रख दी और महिलाओं को बताया कि अंतिम उपाय के रूप में इसका उपयोग उनके लिए ही है। इस अराजक स्थिति के बीच इस ज्ञान ने उन्हें सांत्वना और मजबूती दी। बाहर जलते घरों की तेज रोशनी ने दृश्य को रोशन कर दिया, साथ में आग की लपटों, गोलियों की आवाज और भीड़ की चीखें भी सुनाई दे रही थीं। भीड़ में से एक आदमी ने मैकेंजी को ऊपरी बरामदे में देखकर दूसरों को विदेशियों को मारने और घर जलाने के लिए उकसाया। मैकेंजी की समतल बंदूक को देखकर भीड़ पीछे हट गई, लेकिन एक बड़े समूह के एकत्र होने के साथ मैकेंजी और कैप्टन क्रेगी ने घर छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने खुद को अंधेरे कंबल के नीचे छिपाकर जमीन पर एक पत्थर से बने हिंदू मंदिर में शरण ली। मंदिर के अंदर उन्होंने दरवाजे की संकीर्ण दरारों से देखा और कई घंटों तक वहीं रहे। वे लोग कभी कभी उन सैनिकों से बात करने के लिए बाहर जाते थे जिनकी वफादारी एक हवलदार प्रमुख विद्रोह के प्रभाव में डगमगाती हुई प्रतीत होती थी। सशंकित होकर स्थिति की निगरानी करते हुए उन्होंने बगीचे के गेट से प्रवेश कर रहे बदमाशों की भीड़ को देखा। एक हिंदू वाहक ने मैकेंजी से एक बंदूक मांगी। उसने ने भीड़ पर गोली चलाई, जिससे उनका नेता की मौत हो गई, जो कि बाद में मुस्लिम कसाई के रूप में पहचाना गया, और बाकी लोगों को भगा दिया गया। आधी रात के आसपास हंगामा शांत होने पर मैकेंजी और क्रेगी ने भागने का फैसला किया। उन्होंने क्रेगी की गाड़ी में घोड़े जोड़े, महिलाओं को अंदर बिठाया और एक देशी लड़के को आमतौर पर एक पोस्टिलियन घोड़ों में से एक पर बिठाया। गाड़ी के बगल में नंगी तलवारों के साथ सवार होकर उन्होंने रास्ते को अवरुद्ध करने वाले ढुलमुल सैनिकों के एक समूह का सामना किया। पोस्टिलियन को धमकाते हुए वे आगे बढ़े और पूरी गति से रास्ते पर दौड़ पड़े। कनिष्ठ अधिकारी अपने वरिष्ठों की तरह मेरठ के विद्रोह के सामने शक्तिहीन थे। ब्रिगेडियर विल्सन ने प्रकोप के बारे में जानने पर सुदृढ़ीकरण के लिए संदेश भेजे, लेकिन जनरल हेविट के देरी से आगमन और स्पष्ट भ्रम ने अधिकारियों को अनिश्चित बना दिया। एक बार जब डिविजनल कमांडर उपस्थित हुआ तो विल्सन ने आगे के आदेश देने से परहेज किया। ब्रिगेडियर विल्सन दिल्ली को प्रकोप की चेतावनी नहीं भेज सके क्योंकि मेरठ से टेलीग्राफ लाइन पहले ही 4 बजे तक काट दी गई थी। हालांकि आगरा के लिए लाइन थोड़ी देर के लिए खुली रही। आगरा के लिए दूसरा आधिकारिक टेलीग्राम केवल शुरुआती वाक्य प्रसारित करने के बाद काट दिया गया। इससे विद्रोह के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी के प्रसार में बाधा उत्पन्न हुई। आर्टिलरी और ड्रैगून गार्ड्स को दिए गए विल्सन के प्रारंभिक आदेशों का तुरंत पालन किया गया। ड्रैगून गार्ड्स ने कपड़े पहने, हथियार बंद किए, काठी बांधी और अपने घोड़ों पर सवार हुए, जबकि आर्टिलरी ने तुरंत अपनी बंदूकें तैयार कीं। 60वीं राइफल्स अपनी हरी सर्विस ड्रेस में बदल गईं। कैप्टन म्यूटर ने खजाने को सुरक्षित करने के लिए 60वीं राइफल्स की एक कंपनी भेजी, लेकिन सिपाहियों के पद पर बने रहने के बावजूद खजाना अछूता रहा। इन प्रारंभिक ऑपरेशनों के बाद रोल कॉल, गोला बारूद वितरण और तैयारियों में लंबी देरी हुई, जिसके कारण लगभग 8 बजे तैयारी हो पाई। चंद्रमा की अनुपस्थिति, जलती हुई इमारतों से निकलने वाला घना धुआं और धुंधली रोशनी ने विद्रोहियों की सांद्रता की पहचान करना असंभव बना दिया। 60वीं राइफल्स ने धुएं की दिशा में गोलीबारी की और तोपखाने ने बेतरतीब ढंग से पेड़ों की चोटी पर गोलियां दागीं, जहां सिपाही छिपे हो सकते थे। दिल्ली रोड की ओर जाने वाले पुल के पास ध्यान केंद्रित करने का कोई ठोस प्रयास नहीं किया गया। मेरठ से अधिकांश विद्रोही सैनिक दिल्ली की ओर बढ़ रहे थे
उस समय विल्सन को इसकी जानकारी नहीं थी। विल्सन और हेविट को विद्रोहियों का दिल्ली तक पीछा न करने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा, जैसा कि कुछ अधिकारियों ने सुझाव दिया था। विल्सन ने तर्क दिया कि उनके पास यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं था कि विद्रोही उस दिशा में चले जाएंगे। उन्होंने मेरठ को बदमाशों के हवाले करने के बारे में चिंता व्यक्त की और बिना तैयारी के रात्रि मार्च में विद्रोहियों को पकड़ने की अव्यवहारिकता पर प्रकाश डाला। 6वें ड्रैगून गार्ड, जो हाल ही में क्रीमिया से लौटे थे, उनके पास केवल आधी ताकत थी। इसलिए यूरोपीय सैनिक वहीं रह गए जहां वे थे, जबकि विद्रोहियों के कुछ सरगनाओं ने जल्दीबाजी दिखाई, जिन्हें 11वीं नेटिव इन्फेंट्री के लेफ्टिनेंट मोलर ने चिल्लाते हुए सुना था, जल्दी करो भाइयों, जल्दी करो, दिल्ली दिल्ली चलो। 40 मील दक्षिण में पुरानी मुगल राजधानी की ओर वो बढ़ गए।